नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी जीके। आज काफ़ी समय अंतराल बाद वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के 3 टॉपिक पाषाण काल, सैंधव सभ्यता तथा वैदिक काल से संबंधित कुल 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण प्राचीन इतिहास के लिए महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के लगभग 5 या 6 वीडियो लेक्चर सीरीज आएंगे। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले प्राचीन इतिहास में कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे प्राचीन भारत के कालों को 3 भागों में बांटा गया था। प्राचीन भारत के कालों को 3 भागों में बांटा गया था। ये है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य, और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। जब लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है तो वही प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं होता है। और इसमें कौन सी सभ्यता थी प्रागैतिहासिक में? प्रागैतिहासिक में सभ्यता थी पाषाणकालीन, पाषाणकालीन सभ्यता थी, जिसमें हम पत्थर का प्रयोग पाषाणकालीन मानव करते थे। और उसी के आधार पर पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। और ये था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था नव पाषाण काल में। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में हड्डी निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो हड्डियों से बना हुआ आभूषण जो प्राप्त हुआ था वो सरायनाहर और मौदहा से प्राप्त हुआ था। ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, यानी कि एक कब्र थी उसमें 3 मानव के कंकाल मिले हैं। ये दमदमा से। दमदमा कहाँ पड़ता है? ये भी प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़, मेहरगढ़ से मिले हैं। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये है मेहरगढ़, बलूचिस्तान का मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में। राख के टीले नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से? ये है संगनकल्लू, मैसूर से, मैसूर में पड़ता है, मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, संगनकल्लू से प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भीमबेटका। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका, भीमबेटका में जो गुफा है उसमें बहुत ही अच्छा शैल चित्र बनाया गया, गुफाओं में चित्र बनाया गया। मध्य प्रदेश की ये रायसेन जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये पड़ता है, मध्य प्रदेश रायसेन जिले में। ये एक रायसेन जिले में एक अब्दुल्लागंज स्थान है, वहीं पर ये पड़ती है। उसमें एक पेंटिंग के द्वारा, गुफाओं में पेंटिंग के द्वारा विभिन्न चित्र बनाए गए हैं गुफाओं में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भीमबेटका। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था? तो इसका नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, इसका नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। यह हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है? दिल्ली के आसपास पड़ता है। गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र है, गंगा और यमुना का जो द्वाब क्षेत्र है हस्तिनापुर, वहाँ खुदाई हुई थी। तो सबसे पहले यहीं पे ओस्पी गैरिक मृदभांड पात्र जो है, इसे ऑकर, ऑकर कलर्ड पॉटरी बोलते हैं, ऑकर, ऑकर कलर्ड, कलर्ड पॉटरी बोलते हैं, ओसीपी। ये नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। 1951 में इसे बीबी लाल ने इसका नामकरण किया था। 1951 में, 1951 में बीबी लाल ने इसका नामकरण किया था, बीबी लाल ने इसका नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी शवाधान से प्राप्त हुआ? यानी कि वह एक मानव का कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम कहाँ है? J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में है बुर्जहोम, श्रीनगर के निकट है ये नवपाषाणिक अवस्था में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक बहुत फेमस है, वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है।
और यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। भारतीय पुरातत्व विभाग जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम करता है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है भोपाल में, जिसे अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जानते हैं, ये भोपाल में है। यह भी संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी संगठन है। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो सबसे पहले खाद्यान्नों की कृषि कब प्रारंभ हुई थी? सबसे पहले खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल में हुई थी। आग का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था, पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक युग का मतलब होता है कि इसमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन उसे अभी पढ़ा नहीं जा सका। जब से लिखित साक्ष्य मिले और पढ़ा जाने लगा उसे ऐतिहासिक युग कहेंगे, लेकिन आदि ऐतिहासिक युग में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई ही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलता है हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। किस प्राचीन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा। और अगला क्वेश्चन है, समाधान R37 सिमेट्री बोलते हैं इसे, कहाँ से मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है। समाधान R37 मिला है हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ तो वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आजकल पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है, पाकिस्तान में है लरकाना ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पी नगर आलमगीरपुर है यहाँ पे, हड़प्पी नगर आलमगीरपुर है, कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ? लोथल गुजरात में है। एक गोदीवाड़ा है जिसे आजकल बंदरगाह कहते हैं, गोदीवाड़ा। ये हड़प्पा कालीन गोदीवाड़ा है, ये लोथल गुजरात में है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हिसार में है। भारत में अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी हिसार में है, ये भारत का सबसे बड़ा। और दूसरा सबसे बड़ा है धौलावीरा, दूसरा सबसे बड़ा है धौलावीरा स्थल है। और हड़प्पा सभ्यता के 5 बड़े स्थल हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, गनेरीवाला हो गया, ये तीनों पाकिस्तान में पड़ते हैं, जबकि राखीगढ़ी और धौलावीरा भारत में पड़ते हैं, जिसमें राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में पड़ता है। सर्वप्रथम मानव द्वारा किस धातु का उपयोग किया गया? तो सर्वप्रथम मानव द्वारा जो है तांबे की धातु का प्रयोग किया गया, तांबे धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के अगर संदर्भ में देखे जाए तो शैलकृत जो पत्थरों पे लिखावट है, शैल पे स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं धौलावीरा से। ये प्रमाण किससे मिलते हैं? धौलावीरा से। ये धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा है ये गुजरात में पड़ता है, धौलावीरा गुजरात में कच्छ के रण में पड़ता है, कच्छ के रण में धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में हुआ था वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सबसे पहले आरंभ। और ये राखाल दास बनर्जी द्वारा जब खुदाई कराई गई थी मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी किनारे, तो वहीं से कपास के कुछ सूत मिले थे, कपास के कुछ सूत के प्रमाण मिले थे। वहीं से माना गया कि वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती का आरंभ हुआ था वो सबसे पहले हुआ था भारत में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। इसमें एक मुद्रा पर एक कुबड़ वाले बैल का चित्र अंकित है, वही वृषभ मुद्रा है। तो सबसे पहले प्राप्त हुई थी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के लोथल से प्राप्त हुआ है। तो लोथल में गोदीवाड़ा था, तो गोदीवाड़ा वहाँ जहाज आते और जाते थे, सामानों की आवाजाही होती रही होगी, इसलिए वहीं से एक पैमाना भी मिला है सामानों को
नापने या उसको वजन या तौलने का जो भी पैमाना रहा हो, तो एक हाथी दाँत का पैमाना मिला है। कहाँ से? लोथल से। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे? बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। और उसमें कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है? तो जो नदी सूक्त है ऋग्वेद का, उसमें 21 नदियों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। औषधियों से संबंधित वेद है। औषधियों से संबंधित वेद कितने हैं? औषधियों से संबंधित वेद है अथर्ववेद। आयतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो आयतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। आयतरेय ब्राह्मण जो संबंधित है ऋग्वेद से। एक और ब्राह्मण है जो जिसे कौशितकीय बोलते हैं। कौशितकीय, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौशितकीय जो पूछे गए हैं काफ़ी एग्जामों में, बार बार पूछे जाते हैं। ये सब स्टैटिक जीके हैं जो हर बार एग्जामों में पूछे जाते हैं प्राचीन इतिहास से। तो दो ऐतरेय, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, एक ऐतरेय ब्राह्मण, एक कौशितकीय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद मुख्यतः किस पर आधारित है? तो उपनिषद क्या है? उपनिषद एक पुस्तक है, वो मुख्यतः आधारित होती है दर्शन पर। मुख्यतः क्या है? दर्शन पर। इसे वेदांत भी कहते हैं, वेदांत। अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। उपनिषद किस पर आधारित होते हैं? दर्शन पर, और इसे वेदांत भी कहते हैं। मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? उपनिषद में। नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। नचिकेता और यम संवाद एक बहुत ही फेमस संवाद है। नचिकेता और यम ये मिलता है कठोपनिषद में। नचिकेता और यम, इसमें एक आचार्य यम होते हैं, वो नचिकेता को उपदेश देते हैं। इसमें आत्मा के अमरता के बारे में बताया गया है कि आत्मा अमर और अजर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा जिस नदी का वर्णन हुआ है उस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा हुआ है वैदिक साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या था? एक गले में पहना जाने वाला आभूषण है जो सोने का होता था। सोने का होता था, सोने का। लेकिन बाद के काल में निष्क सिक्कों के लिए प्रयोग किया जाने लगा। सिक्कों के लिए निष्क का प्रयोग सिक्कों के लिए होने लगा। सिक्कों के लिए बाद के काल में। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऋग्वैदिक उल्लिखित 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? 10 राग युद्ध का मतलब 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। इसमें रावी नदी के किनारे, जो आधुनिक नाम रावी नदी, उसका प्राचीन नाम परुशड़ी नदी था, उसके किनारे हुआ था 10 राग युद्ध। इसमें 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। इसमें एक राजा सुदास था, राजा सुदास, इसकी विजय हुई थी। राजा सुदास की विजय हुई थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो वैदिक युग में सबसे प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो है वंश परंपरागत आधारित राजतंत्र प्रणाली थी। राजतंत्र प्रणाली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन। पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया था, मेंस में पूछा गया था कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है? तो आयुर्वेद का उल्लेख कहाँ मिलता है? आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। आयुर्वेद क्या है? एक चिकित्सा संबंधित पद्धति होती है। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा संबंधित है। तो एक किस वेद में मिलता है? ये अथर्ववेद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में युद्ध के देवता कौन थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में युद्ध के देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में अगर देखा जाए तो इंद्र का वर्णन जो है सबसे प्रतापी देवता के रूप में हुआ है। प्रतापी देवता थे इंद्र ऋग्वेद काल में। ऋग्वैदिक काल में इंद्र थे और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी? तो भागवत गीता को मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? वो है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी मूल रूप से श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा जाता है। अघन्या, ऋग्वेद में गाय को क्या है? अघन्या कहा गया है, यानी कि जिसको ना मारा जाए, ना मारने योग्य, या जिसकी ना हत्या किया जाए, ना मारने योग्य अघन्या, गाय को अघन्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी।
यह ऋग्वेद के, यह गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र की रचना है, और इसकी रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्यदेव को समर्पित है। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन सी संस्था न्यायिक कार्यों से संबंधित थी? तो ऋग्वैदिक कालीन जो एक संस्था थी जो न्यायिक कार्यों से संबंधित होती थी, जो न्याय को देखती थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सभा। उसका नाम सभा था। इस तरीके से हमने प्राचीन इतिहास के शुरुआती 3 चैप्टर में पाषाणकालीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता और वैदिक कालीन सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हमने पढ़ा है। उसके साथ और डिटेल में जाना है। तो लगभग इस 50 क्वेश्चन से अगर हम देखें तो किसी भी एग्ज़ाम में 70% तो कवर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।